नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 19 सितंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। मंडी न्यूज लाइन रिपेयर करते 4 लोग झुलसे, एक युवक की मौत। मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के बागी कटौला में बिजली की तारों को रिपेयर करते हुए ठेकेदार सहित 4 लोग करंट से झुलस गए। इनमें से एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रिपेयर करने से पहले लाइन बंद थी और बीच में किसी ने लाइन चालू कर दी। मृतक युवक की पहचान 32 वर्षीय उदयराम निवासी सोलंग के रूप में हुई है। युवक के शव को बुधवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ विद्युत बोर्ड ने भी इस बड़ी लापरवाही को लेकर जांच कमेटी गठित की है, जो कि विभागीय स्तर पर हुई लापरवाही को लेकर जांच करेगी। उधर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर कड़ा रोष प्रकट किया है। परिजनों का कहना है कि बोर्ड की लापरवाही की वजह से उनके बेटे की जान गई है, इसलिए मुआवजा दिया जाए और दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जानकारी के अनुसार यह हादसा मंगलवार दोपहर बाद सब स्टेशन कटौला के तहत ग्राम पंचायत सेगली के धाराबागला जंगल में पेश आया है। यहाँ बिजली लाइन के टूटे होने के कारण बिजली बंद करके लाइन की रिपेयर की जा रही थी। इस दौरान लाइन जोड़ रहे ठेकेदार ने कुछ लोगों को भी अपनी सहायता के लिए बुलाया हुआ था। मृतक के साथी छपे राम ने बताया कि ठेकेदार पेड़ पर चढ़ा हुआ था और बाकी लोग नीचे से लाइन को संभाले हुए थे, लेकिन दोपहर के समय किसी ने लाइन को चालू कर दी, जिससे बिजली की तारों में आए करंट से मौके पर ठेकेदार सहित 4 लोग झुलस गए। ठेकेदार झटका लगने से पेड़ से नीचे जा गिरा और बाकी लोग भी करंट की चपेट में आए, लेकिन उदयराम करंट से काफी ज्यादा झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद इस बात की सूचना पुलिस और विद्युत बोर्ड को दी गई। वहीं एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं वरिष्ठ अधिशासी अभियंता विद्युत मंडल मंडी राजेश कोंडल ने बताया कि मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यह दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। जांच कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। समाचार नंबर 2। जस्टिस जीएस संधावालिया होंगे हिमाचल के मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश जीएस संधावालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को उनके नाम की सिफारिश की है। वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। उन्हें 30 सितंबर 2011 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायाधीश राजीव शक्धर को इससे पहले प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव के स्थानांतरण पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति राजीव शक्धर 18 अक्टूबर 2024 को दिल्ली उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने 11 जुलाई 2024 को की गई पिछली सिफारिश को निरस्त करते हुए यह सिफारिश की है कि न्यायाधीश जीएस संधवालिया को 18 अक्टूबर 2024 को न्यायमूर्ति राजीव शकधर की सेवानिवृत्ति के पश्चात हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। समाचार नंबर 3। हिमाचल न्यूज। पामवटा नाहन को उत्तराखंड से बिजली नहीं लेगा हिमाचल। प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र पामवटा साहिब, नाहन और धौलाकुआं के लिए पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से ली जा रही बिजली आगे नहीं ली जाएगी। अभी तक इन क्षेत्रों के लिए उत्तराखंड पर हिमाचल की निर्भरता है, जबकि हिमाचल के पास अपनी बिजली की कोई कमी नहीं है, परंतु इन क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन की जो हैवी लाइन चाहिए वो हिमाचल के पास नहीं है। अब हिमाचल प्रदेश यहां खुद अपनी ट्रांसमिशन लाइन तैयार करने वाला है, जिससे उत्तराखंड पर निर्भरता तो खत्म होगी, वहीं इंडस्ट्रियल एरिया व आसपास के क्षेत्रों की बिजली की समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। यहां राज्य सरकार ने तय किया है कि पामवटा क्षेत्र के लिए अपनी ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी, जिसके लिए टेंडर फाइनल हो गया है। प्रदेश का ट्रांसमिशन कारपोरेशन यहां पामवटा में 220 केवी क्षमता का एक ट्रांसमिशन स्टेशन बनाएगा, जिसकी कुल लागत 115 करोड़ रुपए की होगी। बताया जाता है कि टेंडर के लिए जो भी औपचारिकताएं हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसी सप्ताह टेंडर कर दिया जाएगा। पामवटा में काफी बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और वहां की जरूरत को पूरा करने के लिए अभी उत्तराखंड से बिजली लेनी पड़ती है। यहां पर ट्रांसमिशन नेटवर्क की बेहद ज्यादा जरूरत है, जो हिमाचल अब तक तैयार नहीं कर पाया है। अब ट्रांसमिशन कारपोरेशन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसने यहां पर जगह भी देख ली है। यहां बता दें कि उत्तराखंड से इन क्षेत्रों के लिए 200 MVA क्षमता तक बिजली ली जाती है। उत्तराखंड सरकार ने 200 MVA पर कैपिंग लगा रखी है, जिससे ज्यादा बिजली उनसे नहीं ली जा सकती। इस कारण से यहां उद्योगों को अपने डीजी सेट लगाकर काम चलाना पड़ता है। यहाँ पर बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो कि पामवटा के अलावा धौलाकुआं में भी है। वहीं नाहन शहर के लिए भी बिजली की सप्लाई वहीं से होती है, जिसके लिए भी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन उत्तराखंड से होकर आती है। ऐसे में पामवटा, नाहन व धौलाकुआं की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पामवटा में 220 केवी का स्टेशन तैयार होगा। इसके लिए 115 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था हो चुकी है और टेंडर खुलने की नियत तिथि के बाद काम भी शुरू कर दिया जाएगा। HDM। अंधेरी से कालाम गिरिनगर तक जाएगी लाइन। बताया जाता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन यहां पर बनाई जाएगी वो अंधेरी से कालाम के लिए आएगी और वहां से गिरिनगर को जोड़ेगी। इन क्षेत्रों में बिजली की काफी ज्यादा जरूरत रहती है। हिमाचल की अपनी ट्रांसमिशन लाइन बनने से काफी ज्यादा राहत यहाँ के लोगों को मिलेगी। ट्रांसमिशन लाइन बिछने से दूर होगी दिक्कत। जो बिजली उत्तराखंड की लाइन से यहाँ हिमाचल के क्षेत्रों के लिए ली जाती है, उसे हिमाचल साथ के साथ में वापस भी लौटाता है। ग्रिड के माध्यम से उत्तराखंड को यह बिजली वापस कर दी जाती है। मगर पामवटा व साथ लगते क्षेत्रों में बिजली की ज्यादा जरूरत है, जो उत्तराखंड से नहीं मिल पाती। इस कारण वहां पर परेशानी पेश आ रही है, जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन बनने से दूर हो जाएगी। समाचार नंबर 4। फोलिंग टनल के ऊपर बनी सड़क पर 15 फुट चौड़ा गड्ढा, डयोग सुरंग को खतरा। नेरचौकटकोली बाईपास फोरलेन निर्माण की अंतिम डयोड टनल पर खतरा बढ़ गया है। बता दें कि इस टनल का निर्माण कार्य पिछले 3 माह से ठेकेदारों की पेमेंट न देने के कारण बंद पड़ा है। अब मंगलवार रात को भारी वर्षा के चलते बुधवार दोपहर इस टनल के ऊपरी छोर पर बसे हटौन गांव को जाने वाली सड़क पर 15 फुट चौड़ा गड्ढा पड़े से टनल निर्माण और इसकी तकनीक पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह गड्ढा सीधा टनल के अंदर जाकर निकलता है, जिससे टनल पर खतरा बढ़ गया है।
एक तरफ NHAI के सुपरविजन और टनल निर्माण से पूर्व जमीन व अन्य प्राकृतिक संसाधनों की टनल के अनुकूल प्रशिक्षण पर भी सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टनल निर्माण से पहाड़ हिल गया है। मिट्टी की सतह कमजोर हो जाने से घरों में भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। ये दरारें घरों के साथ टनल के ऊपर पहाड़ी पर भी साफ देखी जा रही थी। हमने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी थी और मांग की थी कि इन दरारों की जांच की जाए, मगर किसी ने नहीं सुनी। आज परिणाम सामने है। इस गड्ढे की चपेट में गांव की मुख्य सड़क के साथ 1 दर्जन घर भी आ गए हैं। ग्रामीणों में हरदेव शर्मा, कश्मीर सिंह, गीता देवी और कोयला देवी ने बताया कि इससे पहले भी टनल निर्माण के कारण उनके घरों में दरारें आई हैं। अब इस हिस्से के धंसने से घरों में और नई दरारें आना शुरू हो गई हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से कोई भी मौके पर अब तक कोई नहीं आया है। कंपनी की टीम करेगी जांच। शाहपुरजी प्लॉन्जी कंपनी के टीम लीडर आदर्श पन्होत्रा ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है और जांच पड़ताल के लिए टीम को मौके पर भेजा जाएगा। मौके की स्थिति जानने के बाद ही इस विषय पर कोई कार्रवाई की जा सकेगी। फिलहाल यह घटना ग्रामीणों के साथ निर्माण कंपनी के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। समाचार नंबर 5। कुकर फटने से रसोइये की मौत, श्राद्ध का भोजन बनाते समय हादसा, अस्पताल में तोड़ा दम। भोरंज उपमंडल में श्राद्ध का भोजन बना रहा रसोइया कुकर फटने से बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीण उसे तुरंत सिविल अस्पताल भोरंज ले आए, जहां पर घायल ने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत कक्कड़ के भड़थू गांव में दीनानाथ के घर पर बुधवार सुबह श्राद्ध का खाना बना रहा रसोइया कुकर फटने से बुरी तरह से घायल हो गया। घर के सदस्यों ने जब जोरदार धमाके की आवाज सुनी तो सभी बाहर निकल आए और जब बाहर आकर देखा तो रसोइया कुकर फटने से घायल होकर पड़ा था, जिसे तुरंत भोरंज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान ज्ञानचंद पुत्र कांशीराम गांव परनोह डाकघर घार चंदैस जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली तो पुलिस तुरंत भोरंज अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में जांच तेज कर दी है। पुलिस थाना भोरंज प्रभारी निर्मल सिंह ने बताया कि भड़थू गांव में रसोइये की कुकर फटने से मौत हो गई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल में जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। समाचार नंबर 6। औद्योगिक बिजली सब्सिडी पर अब मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को सरकार बिजली सब्सिडी दे रही है, मगर इस साल सरकार पर सब्सिडी का बोझ कुछ ज्यादा पड़ गया है, जिससे अब सरकार की चिंता बढ़ गई है। सचिवालय में 2 दिनों से अधिकारी इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास फाइल गई है और वह अंतिम निर्णय लेंगे। हो सकता है कि जल्द इस मामले में कोई निर्णय हो जाए। सूत्रों के अनुसार बुधवार को भी सचिवालय में बिजली बोर्ड के अधिकारी पहुंचे थे, क्योंकि प्रोपोजल उनकी तरफ से सरकार को आया है। यहां बिजली बोर्ड के चेयरमैन संजय गुप्ता भी सचिवालय पहुंचे थे। वहीं सचिव राकेश कंवर के साथ भी अधिकारियों की इस सिलसिले में चर्चा हुई है। मंगलवार को उनके साथ इस पर बैठक हो चुकी है और मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया गया है। बुधवार को इस पर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं हो पाया। यहाँ बता दें कि इस साल उद्योगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का करीब 900 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़े वाला है और सरकार चाहती है कि इसे किसी भी तरह से कम किया जाए।
पिछले दिनों सरकार ने टैरिफ को भी बदला था, जिसमें नॉन डोमेस्टिक नॉन कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया था। उनको जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें 1 रुपया कम करने को कहा गया था। इस पर नियामक आयोग ने भी अपने निर्देश दे दिए, लेकिन टैरिफ को बदलने से इनकार किया। इसमें केवल सरकार को सब्सिडी की राशि कम करनी है और बिजली बोर्ड को इसे खुद नए सिरे से लागू करना है। क्योंकि सब्सिडी का बोझ काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सरकार चाहती है कि उसे और कम किया जाए। लिहाजा इस पर निर्णय लिया जाना है कि कितनी सब्सिडी कम हो। यहाँ पर उद्योगों का निवेश भी बढ़ाना है और उद्योगों को राहत भी देनी है। ऐसे में सरकार मुश्किल में फंसी है कि किस तरह का निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में अभी और चर्चा होनी है, जिसके लिए फाइल उनको भेज दी गई है। नया टैरिफ लागू होगा। ऊर्जा विभाग के सचिव राकेश कंवर के मुताबिक मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है, जिस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल अभी उद्योगों की बिजली सब्सिडी पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। अब देखना होगा कि इसमें सरकार क्या फैसला लेती है और कितनी सब्सिडी कम करके बिजली बोर्ड नया टैरिफ लागू करता है। समाचार नंबर 7। अब एडवांस स्टेज में डिटेक्ट हो रहा टीबी, शिमला में बैठक के दौरान बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल में मॉलिक्यूलर परीक्षण से टीबी का पता शुरुआती स्टेज में लग रहा है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक स्तर पर ही टीबी का पता लगाने के लिए मॉलिक्यूलर परीक्षण सुविधा शुरू की है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय टास्क फोर्स की 2 दिवसीय बैठक के मौके पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 जिलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस पोर्टेबल एक्सरे मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। शीघ्र ही इस सेवा का विस्तार शेष जिलों में भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के शुद्ध वातावरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार टीबी उन्मूलन के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और राज्य में हर वर्ष लगभग 15,000 टीबी मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इस बीमारी से निपटने में किए गए प्रदेश के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा है। इस अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नवीनतम चिकित्सा उपकरणों के लिए एम्स दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। स्वास्थ्य विभाग में भरे जा रहे 2,700 पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 2,700 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता रहती है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार वृद्धजनों के लिए घर द्वार के निकट चिकित्सा जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिला सोलन के नालागढ़ में 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। दूसरी बार हो रही मीटिंग। बैठक में देश भर के क्षय रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश दूसरी बार इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस दौरान सीएम ने कहा कि टीएमसी और आईजीएमसी में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है तथा डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की कार्यप्रणाली में सुगमता लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी, NHM मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक डा गोपाल बैरी, डा अशोक भारद्वाज, डा संजय कुमार मट्टू और डा उर्वशी सिंह आदि उपस्थित थे। प्रदेश में टीबी के खात्मे को किए जा रहे प्रयास। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स के प्रयासों के फलस्वरूप टीबी के बारे में सामाजिक दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। उन्होंने जन जागरूकता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य में इस बीमारी को पूरी तरह से मिटाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में टीबी रोगियों को सरकार से 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है और लोगों को विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने निराश्रित बच्चों के कल्याण, उनकी शिक्षा, देखभाल और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। समाचार नंबर 8। सिरमौर के युवक की पंजाब में सड़क किनारे मिली लाश। पांवटा के गिरिपार क्षेत्र की भजौन पंचायत के बीते 9 सितंबर से लापता 21 वर्षीय युवक रोहित चौहान की मौत हो चुकी है। पुलिस द्वारा इस मामले में बिलासपुर की एक लड़धी व कुल्लू के एक लड्डे सहित पंजाब के कुछ लड़दों को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। शुरुआती जांच में मामला नशे की ओवरडोज का लग रहा है। पंजाब की बलौंगी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम व विसरा रिपोर्ट के बाद जांच की दिशा बदल सकती है। पंजाब पुलिस ने 9 सितंबर को एक अज्ञात शव बरामद किया था, लेकिन 5 दिन तक उसकी पहचान न हो पाने के कारण 14 सितंबर को अंतिम संस्कार कर दिया था। जांच में पता चला कि दोस्तों ने ही रोहित की मौत की घटना को छिपाने की साजिश रची। शव को सड़क पर फेंकने व घटना को छिपाने के जुर्म में दोस्तों पर मामला दर्ज हुआ है। रोहित चंडीगढ़ में एक होटल में काम करता था। परिजनों से संपर्क न होने पर 11 सितंबर को रोहित की गुमशुदगी की रिपोर्ट पांवटा साहिब के पुरवाला थाना में दर्ज करवाई गई। पुरवाला पुलिस ने रोहित की अंतिम कॉल का पता लगाकर जांच शुरू की, जिससे पता चला कि उसने आखिरी कॉल कुल्लू के आनी क्षेत्र के एक युवक को की थी। जब पुलिस ने उस युवक की तलाश शुरू की तो उसका फोन स्विच ऑफ पाया गया। पुलिस ने जांच की दिशा बदलते हुए युवक के परिजनों को सर्विलांस पर लिया, जिससे अंततः उसे पकड़े में सफलता मिली। पकड़े गए युवक ने खुलासा किया कि वह पंजाब के बलौंगी गांव में एक लड़धी से मिलने गए थे। लड़धी को हिरासत में लेने के बाद पुरवाला पुलिस ने स्थानीय पुलिस की सहायता से जांच को आगे बढ़ाया और सामने आया कि रोहित की मौत के बाद उसके शव को सड़क पर फेंका गया था। मंगलवार रात पंजाब पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर धारा 105 और 238 के तहत मामला दर्ज किया है। रोहित के परिजनों ने मंगलवार को बलौंगी पुलिस थाने में जाकर कपड़ों और फोटो से उसकी पहचान की, जिससे इस दर्दनाक घटना का खुलासा हुआ। ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि रोहित 8 सितंबर की रात करीब 8:15 बजे चंडीगढ़ बस स्टैंड से खरड़ के बलौंगी के लिए निकला था। उसका फोन 11:23 पर बलौंगी में बंद हो गया था। पांवटा साहिब की SDPO अदिति सिंह ने बताया कि पुरवाला पुलिस द्वारा रोहित की गुमशुदगी की जांच जारी थी, जिसके दौरान यह खुलासा हुआ है। गिरफ्तार युवक और युवती को पंजाब पुलिस को सौंपा जाएगा, क्योंकि वारदात वहीं की है। समाचार नंबर 9। वन नेशन वन इलेक्शन, जयराम बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव क्रांतिकारी कदम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में शिमला से जारी बयान में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को सहमति प्रदान करने को युगांतकारी कदम बताते हुए स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक हितों को सशक्त करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की जरूरत थी, जिसे पूरा करने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।
एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति लागू होने से जनहित के कामों में सुगमता होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब देश में एक साथ सभी चुनाव होंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रथा बाद के 3 लोकसभा चुनाव में 1967 तक जारी रही, जिसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 को लागू किया। इसके बाद पार्टियों के बीच दलबदल के कारण 1960 के बाद कई विधानसभाएं भंग हो गईं। इससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं। केंद्र सरकार ने किया था कमेटी का गठन। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का निर्माण किया था। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। एक राष्ट्र एक चुनाव से सार्वजनिक धन की बचत होगी। समाचार नंबर 10। भाजपा के सदस्यता अभियान में बिंदल ने फूकी जान। भाजपा के सदस्यता अभियान में प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल ने जिला व विधानसभा स्तर पर मोर्चा संभालकर पार्टी के सदस्यता अभियान में जान फूंक दी है। डा बिंदल ने नेतृत्व में सांसद, विधायक से लेकर कर पदाधिकारी व कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। हिमाचल में भाजपा ने 16 लाख लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। भाजपा हर पोलिंग बूथ पर करीब 200 सदस्य बनाने का टारगेट लेकर काम कर रही है और अभी तक पूरे प्रदेश में करीब 6 लाख से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा चुकी है। इसमें 4.5 लाख से अधिक ऑनलाइन और करीब 1.5 लाख ऑफलाइन सदस्यता हो चुकी है। बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए डा बिंदल स्वयं मैदान में उतर गए हैं और पार्टी के अन्य नेताओं सहित हर विधानसभा क्षेत्र में प्रवास कर इस अभियान को गति दी जा रही है। 30 सितंबर तक चलने वाले पहले चरण में भाजपा ने करीब 8 लाख से अधिक सदस्य बनाने का टारगेट सेट किया है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद कर 100% पोलिंग बूथ तक भाजपा सदस्यता अभियान को गति देने वाली है। डा बिंदल की सक्रियता से लक्ष्य हासिल करना आसान हो रहा है। उनकी इसी कला का विरोधी भी लोहा मानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष डा राजीव बिंदल का कहना है कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हिमाचल की भी सबसे बड़ी पार्टी है। हर बूथ पर आने एवरेज 100 कार्यकर्ता खड़ा करने की योजना पर काम चल रहा है। 6 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं और शेष 10 लाख सदस्य बनाने के लिए पार्टी के सांसद, विधायक से लेकर हर पदाधिकारी व कार्यकर्ता दिन रात प्रवास करते हुए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोग स्वेच्छा से मेंबरशिप लेने को आगे आ रहे हैं। 1 से 15 अक्टूबर तक हर वर्ग पर फोकस। भाजपा 1 से 15 अक्टूबर तक अपने मार्चों प्रकोष्ठों के माध्यम से समाज के हर वर्ग के अधिकतर लोगों को पार्टी से जोड़े का बड़ा अभियान छेड़े वाली है। मोर्चों व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की कार्यशालाएं भी आयोजित की जा रही हैं। डा बिंदल से लेकर सभी नेता इन अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिंदल बोले, टूरिज्म विलेज को कहीं और तलाशी जाए जमीन। पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश का गौरव है। प्रदेश सरकार ने इस संस्थान की गुणवत्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय को कभी स्वीकार नहीं करेगी। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पालमपुर में कहे।
उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को टूरिज्म विलेज के लिए हस्तांतरित करना इलाके के साथ भारी अन्याय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस जमीन को छोड़कर टूरिज्म के लिए प्राइवेट जमीन को अधिग्रहण करके व अन्य स्थान पर जमीन का प्रावधान करके टूरिज्म विलेज बनाया जाए। अगर सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो भाजपा कड़ा रुख अपनाएगी। वहीं बुधवार के दिन पालमपुर में भाजपा की प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की गई। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार व भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर उपस्थित थे। समाचार नंबर 11। मेधावियों के एक्सपोजर विजिट को तय होंगे मानक। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार देर सायं यहां शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर मंथन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आए 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने के लिए मानक तय किए जाएंगे। इनमें 20 से 20 विद्यार्थी 10वीं और 12वीं व अन्य 10 विद्यार्थी खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों, एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट एंड गाइड से भेजने की सिफारिश की गई है। इस पर अंतिम फैसला शीघ्र लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए दृढ़ समर्पित शिक्षक ही एक्सपोजर विजिट पर भेजे जाएं। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए असम, छत्तीसगढ़ और गुजरात द्वारा अपनाए गए मॉडल पर भी मंथन हुआ। बैठक में समग्र शिक्षा की ओर से तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में प्रदर्शन को लेकर प्रस्तुति भी दी गई। इसमें हाल ही में 1,61,000 विद्यार्थियों की कृत्रिम मेधा आधारित परीक्षा ली गई। 13,000 विद्यालयों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा से विषयवार विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट मिली। शिक्षा मंत्री ने इस पर संतोष जताते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नवंबर में ली जाने वाली राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की परीक्षा को चुनौती के तौर पर लिया जाए। बैठक में कॉलेजों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को शिक्षक पुरस्कार दिए जाने को लेकर मानक तय करने और अधिकतम छात्र संख्या वाले कॉलेजों और विद्यालयों में नए विषय शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर, अतिरिक्त शिक्षा सचिव निशांत ठाकुर, संयुक्त शिक्षा सचिव सुनील वर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डा अमरजीत कुमार शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, प्रारंभिक शिक्षा अतिरिक्त निदेशक BR शर्मा, समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। स्कूलों में 30 नवंबर, कॉलेजों में 20 फरवरी तक होंगे वार्षिक समारोह। विद्यालयों में वार्षिक समारोह 30 नवंबर से पहले और महाविद्यालयों में 20 फरवरी तक आयोजित किए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन विद्यालयों में छुट्टियों को लेकर अधिकारियों ने सुझाव दिए। किराए पर ये महाविद्यालयों के भवनों को मर्ज विद्यालयों के खाली हुए भवनों में स्थानांतरित करने पर भी सहमति बनी। शिक्षा मंत्री ने कई वर्षों से बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर गए शिक्षकों, अधिकारियों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। ऐसे शिक्षकों, अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे और इन्हें प्रदेश में अन्य स्थानों पर तैनाती दी जाएगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।